हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोध ओरेकल। और पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पे लगा लें। और सेंटर स्टेट रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एंटायरली रिवाइज करेंगे पीवाईक्यूज की मदद से। आइए चलते हैं। तो 2024 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाईलाइट टर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है। आपको ध्यान देना है, क्या होता है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ये तो बात कॉमन सेंस से ही गलत है कि अगर इंटरस्टेट हो गया तो स्टेट का कैसे मैटर होगा, बिल्कुल गलत है ये। इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, सेम वही लॉजिक। इंटरस्टेट है तो स्टेट का सब्जेक्ट कैसे हो सकता है। इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। क्वारंटाइन का मतलब है, जैसे अभी हमने कोविड में देखा था, कोई सामान आएगा उसको कुछ दिन रखेंगे या कुछ व्यक्ति आएंगे उसको रखेंगे, तो क्या यूनियन लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यही जवाब है। और ये जो है, फिर उसके बाद देखते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको ये सही आंसर नहीं भी मालूम था तो भी आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि इंटर स्टेट कोई भी चीज स्टेट की पावर में कैसे आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए, आर्टिकल 262 कहता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनेगा और ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट होगा, राइट। आगे चलते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ड है, तो आइए एक एक करके चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जी नहीं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बेस पे क्या है, डायरकी। डायरकी क्या होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यस, यही करेक्ट आंसर है। और डिवीजन ऑफ पावर्स इसी पर बेस्ड है, क्योंकि इसने तो एक फेडरल स्ट्रक्चर भी रिकमेंड किया था। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, इस पर बेस्ड क्या है, इस पे बेस्ड है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। एंड कैबिनेट मिशन ये क्या है, तो इसने तो प्रपोज किया था कि लूज फेडरेशन, इसने एक कंट्री प्रपोज की थी जो कि लूज फेडरेशन विद वीक सेंटर, तो इसको हमने ऑप्ट नहीं किया, राइट। तो डिवीजन ऑफ पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने प्रपोज किया था। आइए आगे चलते हैं। 17 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जैसे ही नॉट आएगा आपको हाईलाइट कर लेना है। नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है। देर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी इस बात को क्लियरली कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। क्या ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। तो नॉट का तो मतलब ही नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो शेड्यूल 5 जो है, सॉरी शेड्यूल 4 जो है, वो राज्यसभा में सीट्स के बारे में बोलता है। जी हाँ, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, राइट। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सीनेट में, यानी वहां हर स्टेट को 2 वोट मिले हुए हैं, यानी 50 स्टेट्स हैं यूएस में, तो 100 वहां पर सीनेट में मेंबर्स हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेशन यूनिट्स। क्या ये बात सही है, तो जी नहीं, इंडियन फेडरलिज्म एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। इंडियन फेडरलिज्म कौन सा फेडरलिज्म है, होल्डिंग टुगेदर, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं है, हैंस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। और दूसरा फेडरलिज्म क्या होता है, कमिंग टुगेदर, जिसमें कि एग्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, इंटर स्टेट काउंसिल, नेक्स्ट इज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, देन जोनल काउंसिल। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौन कौन से बने, इंटर स्टेट काउंसिल। तो जी हाँ, इंटर स्टेट काउंसिल कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल 263 में मेंशन्ड है, फॉर बेटर कॉपरेशन अमॉन्ग स्टेट्स। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल,
तो जी नहीं, ये तो बनी है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। कारगिल की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए 1999 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी। जोनल काउंसिल में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जोनल काउंसिल जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी लॉ से बनी होगी, तो जी हाँ, ये बनी है स्टेट्स री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनी है। ये एक्ट कब आया था? 1956 में आया था, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस किस के बारे में बोलता है? ओनली वन, और वो क्या होगा? इंटरस्टेट काउंसिल। बाकी कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स पावर्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स बाय 7th शेड्यूल। विच ऑफ दीज लिस्ट सब्जेक्ट्स आर अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट? तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, तो हम आइए समझते हैं। पुलिस जो है, पुलिस कॉन्करेंट लिस्ट में है? जी नहीं, पुलिस तो स्टेट लिस्ट में है। क्यों स्टेट लिस्ट में है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है पुलिस, वो स्टेट लिस्ट में है। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, राइट। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किसका मैटर है? तो स्टेट लिस्ट का मैटर है। अगेन फॉरेन अफेयर्स किस लिस्ट का मैटर है? ये यूनियन लिस्ट का मैटर है। हेंस नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट, जो कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर होगा। आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। क्या चीफ मिनिस्टर के कहने से प्रेसिडेंट रूल लगता है? बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, यस, गवर्नर की रिपोर्ट सबसे क्रूशियल है। और एक बात और भी हम जान लेते हैं, ये रिपोर्ट रिटर्न इन नेचर होनी चाहिए, वर्बल से नहीं होगा। मैंडेट ऑफ पार्लियामेंट अलोन, नो, पार्लियामेंट तो बाद में अप्रूव करती है। रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली लगा सकती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल गवर्नर की रिटर्न रिपोर्ट पे लगेगा। आइए आगे चलते हैं। अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स ओवर वाटर शेयरिंग इज जनरली एडजुडिकेटेड बाय। वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट कौन एडजुडिकेट करता है? आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट 131 क्या कहता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो सिंपल लगता है ना, इंटरस्टेट है टू स्टेट्स में, तो 131 सुप्रीम कोर्ट की करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को बैन कर दिया गया है, या किसी हाई कोर्ट को, वाटर डिस्प्यूट के लिए। वाटर डिस्प्यूट कहाँ सॉल्व होंगे? तो ट्रिब्यूनल अंडर द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट से जो ट्रिब्यूनल बनेगी। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है रावी एंड बियास ट्रिब्यूनल। इसमें कौन कौन से स्टेट हैं? तो इसमें पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। इसी तरह से कृष्णा ट्रिब्यूनल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, इन सब के ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, और आप न्यूज़ में इसको देखते भी होंगे। इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल 324 हुआ, और फाइनेंस कमीशन तो आर्टिकल 280 हुआ। सिंपल, तो यही जवाब होगा। 2025 का क्वेश्चन है फिर से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरस्टेट काउंसिल, जैसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 263 ध्यान आ जाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो क्या है? ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और जोनल काउंसिल क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या बना है? ओनली वन, सिर्फ इंटरस्टेट काउंसिल, बाकी नहीं। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट मेकिंग लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट। यानी अगर पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बनाए तो द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये बात सही है? तो जी नहीं, ये पास नहीं, तो बोथ हाउसेज में नहीं, ये कहाँ जाएगा? आरएस में जाएगा, ओनली, ओनली राज्यसभा, एंड दैट टू बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल, पास कराने से काम नहीं चलेगा। A resolution passed as stated above can be extended beyond 1 year। यानी ऐसा रेजोल्यूशन 1 साल से अधिक चल सकता है। जी हाँ, आर्टिकल 249 इस बात को कहता है। कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट 1 year
एट ए टाइम, कितनी भी बार आप एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन एक बार में एक साल ही, तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल। नेक्स्ट आइए देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फेडरलिज्म डिपेंड्स मोर ऑन कन्वेंशंस देन टेक्सचुअल रिजिडिटी। यानी इंडियन फेडरलिज्म की जो स्ट्रेंथ है वो कन्वेंशंस पे ज्यादा है और टेक्स्ट के साथ रिजिड रहकर कम है। सिंपल और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छी डेमोक्रेसी की फेडरलिज्म की यही पहचान है, तो इंडिया में भी यही फॉलो होता है। जुडिशियल रिव्यू एक्ट्स एज अ मीडिएटर व्हेन पॉलिटिकल फेडरल कन्वेंशंस वीकन। यानी जब कन्वेंशन वीक करते हैं, पढ़ते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू काम करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यूज ऑफ आर्टिकल 356। यानी सेंटर ने किसी स्टेट में ओवर रीच करके जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, जैसे उत्तराखंड के केस में हुआ था, तो कोर्ट उसको स्ट्राइक कर देता है। राइट। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस बाय द यूनियन बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे ऑल्टर स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस अगर यूनियन डिस्टर्ब कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। स्टेट गवर्नमेंट यूनियन के सबॉर्डिनेट नहीं है, राइट, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्राइव्स व्हेन इंटरडिपेंडेंस इंक्रीजेस विदाउट हायरार्की इंक्रीजिंग। यानी इंटरडिपेंडेंस तो बढ़ती है पर हायरार्की नहीं बढ़ती है, तो जी हाँ, इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। हायरार्की कम होती जाती है, स्टेट सेंटर और क्लोज क्लोज आते जाते हैं, उनमें कॉपरेशन बढ़ता जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट। तो ऑल ऑप्शंस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। राइट। मूविंग अहेड, a federal system becomes quasi-unitary when conflict resolution forums are dominated by one tier। तो एक फेडरल सिस्टम क्वासी यूनिटरी हो जाएगा जब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फॉर्म एक साइड डोमिनेट करने लगेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर पूरा का पूरा डोमिनेशन सेंटर का हो जाएगा तो फिर वो यूनिटरी ही तो हुआ ना एक तरह से, फेडरल कहाँ रह गया। आर्टिकल 356 क्या है? ये प्रेजेंट रूल का आर्टिकल है। रिव्यूएबिलिटी स्ट्रेंथन द फेडरल बैलेंस विदाउट चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। तो ये बात सही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 356 लगाने को रिव्यू कोर्ट कर सकता है, इससे फेडरल बैलेंस और मजबूत हुआ है। राइट, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस वीकन्स फेडरलिज्म अनलेस अकम्पनीड बाय इंस्टीट्यूशनल नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म्स। यानी अगर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगे तो फेडरलिज्म कमजोर होता जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। राइट, स्टेट और सेंटर में डायलॉग के लिए, ये बात भी सही है। Delegation of executive functions is a stronger federal feature than delegation of legislative power। तो लेजिस्लेटिव पावर तो ऑलरेडी प्रोविजन है कि स्टेट चाहे तो अपनी पावर सेंटर को दे सकता है अगर दो या उससे अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करें तो। राइट, और ऑलरेडी लिस्ट बटी हुई है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट को दे देना ये ज्यादा पावरफुल फेडरल फीचर है। अच्छा है कि बुरा है अलग बात है, पर ज्यादा पावरफुल फेडरल फीचर है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। Hence, all correct will be the options, right? आगे चलते हैं। Federal trust, consider the statements. Federal trust deficit increases when governors acts as political agents rather than constitutional bridges। तो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है जब गवर्नर्स पॉलिटिकल एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज। बिल्कुल सही बात है। और गवर्नर्स को सस्पिशन की नज़र से देखा जाता है, बल्कि कुछ स्टेट्स में जैसे कि वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, और कुछ समय तक दिल्ली में भी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो बहुत कॉमन था डिस्प्यूट। पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 252 इज फेडरल इन स्पिरिट बिकॉज इट ओरिजिनेट्स इन स्टेट कंसेंट। तो ये बात सही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। राइट।
यूज ऑफ आर्टिकल 249 रिफ्लेक्ट्स cooperative federalism because it requires only union will. आर्टिकल 249 क्या है? तो आर्टिकल 249 में ये बात कही गई है कि यूनियन अपनी विल से कर सकता है स्टेट के लिए लेजिस्लेट। तो ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं रिफ्लेक्ट करता। यहाँ तो अपनी मर्जी से कर रहा है ना वो। इस 249 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट। तो ये तो कोई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। कोर्ट्स हैव ट्रीटेड ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, यानी आर्टिकल 356 का लागू होना एज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बट नॉट एज अनरिव्यूएबल वन। अनरिव्यूएबल वन का मतलब क्या होता है? जिसको जुडिशरी चैलेंज ना कर सके, जुडिशरी में चैलेंज ना किया जा सके। तो प्रेसिडेंट रूल लगने को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हेंस करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2 एंड 4। दोस्तों आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये कैसे क्वेश्चंस हैं। ये सारे अप्लाइड एंड इम्प्लाइड क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ फैक्ट्स याद करके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आपको बार बार इन वीडियोस को देखना होगा। हमारे ऑप्शंस, आपको सिर्फ ऑप्शन ही नहीं ढूंढना है, हमारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन पे भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन में हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, और फिर हम वाइड वैरायटी पे डिस्कस करते हैं जो आपकी बहुत मदद करेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आर फेडरल स्ट्रेस टेस्ट्स नॉट फेडरल डिजाइन फेलियर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर डिजाइन फेलियर होता तो कॉन्करेंट लिस्ट क्यों होती? राइट? तो ये स्ट्रेस टेस्ट है, कई बार कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, डिजाइन फेलियर नहीं है, डिजाइन तो दिया गया है। प्रेसिडेंट्स एसेंट क्रिएट्स टेम्पररी प्रेसिडेंस नॉट परमानेंट सुप्रीमेसी फॉर स्टेट लॉ। यानी स्टेट का लॉ है, उसको प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया और उसके बाद सेंटर का लॉ बना, तो वो एक टेम्पररी प्रेसिडेंस है, परमानेंट सुप्रीमेसी नहीं है। अगर सेंटर का लॉ बन गया, यूनियन ने, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, तो स्टेट के लॉ को 100% ओवरराइड करेगा। राइट? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इमरजेंसी लॉ मेकिंग ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स इज लेस फेडरल देन नेशनल इंटरेस्ट लॉ मेकिंग। तो स्टेट सब्जेक्ट्स में इमरजेंसी लॉ बनाना लेस फेडरल है। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट ये तो फेडरलिज्म का एक तरह से अपोजिट हुआ कि पार्लियामेंट स्टेट के लिए लॉ बना रही है। आर्टिकल 253 is unitary because it extinguishes state power on treaty subjects. आर्टिकल 253 क्या कहता है? It empowers the parliament to make laws for whole country or any part of it to implement international treaty. इंटरनेशनल ट्रीटी इंप्लीमेंट करना हो तो करेगा। राइट? तो एग्जाम्पल, जैसे अभी इंडिया यूरोप की डील हुई है, इंडो यूरो ट्रेड डील हुई है, तो दोनों को अपनी अपनी पार्लियामेंट में पास करना है, तो उसको सेंटर बिल लाएगी पार्लियामेंट में। तो क्या ये स्टेट की पावर को एक्सटिंग्विश कर देता है? जी नहीं। स्टेट के पास तो इंटरनेशनल ट्रीटी करने लायक कोई पावर ही नहीं है, तो एक्सटिंग्विश करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। हैंस 1, 2, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हर वर्ड इंपॉर्टेंस कैरी करता है। राज्यसभा इज अ फेडरल चैम्बर बाय फंक्शन नॉट बाय इक्वालिटी ऑफ वोट वेट। तो राज्यसभा एक फेडरल चैम्बर है फंक्शन से, इक्वालिटी ऑफ वोट्स वहां पर नहीं है। सही बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि राज्यसभा में हमारे यहाँ तो इक्वालिटी ऑफ वोट्स नहीं है ना, हमारे यहाँ तो बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन है। यूएस में इक्वालिटी ऑफ वोट्स है, हर स्टेट को 2 वोट है। जोनल काउंसिल रिफ्लेक्ट फेडरल कॉपरेशन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म। तो जी हाँ, ये बात भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म को नहीं डिपिक्ट करते हैं, बल्कि फेडरल कॉपरेशन को डिपिक्ट करते हैं। राइट? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जोनल काउंसिल्स जो हैं वो तो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं,
वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, तो ये बात भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एसिमेट्री फॉर इंटीग्रेशन नॉट फॉर हायरार्की। तो एसिमेट्री को अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन? जी हाँ, बिल्कुल करता है। जैसे कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है आर्टिकल 371 या ऑस्टवाइल आर्टिकल 370, तो वो क्यों किया गया है? ताकि जोड़ने के लिए, एक हायरार्की बनाने के लिए कि नहीं कि ये फर्स्ट क्लास स्टेट्स हैं, सेकंड क्लास स्टेट्स हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जोड़ने के लिए ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। ये स्पिरिट की बात है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 280 इज पॉलिटिकल बिकॉज इट इज एडवाइजरी इन नेचर। कि आर्टिकल 280 है क्या? सबसे पहले तो ये फाइनेंस कमीशन। क्या ये पॉलिटिकल है? 100% पॉलिटिकल है। और एडवाइजरी है? बिल्कुल एडवाइजरी भी नेचर है, गवर्नमेंट बाउंड नहीं है इसके लिए। हालांकि नहीं मानेगी तो पार्लियामेंट में बताना होगा क्यों नहीं माने, लेकिन बाउंड नहीं है। हेंस ऑल करेक्ट ऑप्शंस, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड थ्रू नेगोशिएशन नॉट एडजुडिकेशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि बातचीत करके, एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि उस बात को कोर्ट में ले जाए, राइट। तो जो फेडरल फिस्कल डिस्प्यूट्स हैं स्टेट और सेंटर के, नेगोशिएशन से होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोर्ट में चले जाएंगे तो कोर्ट इस सब मामले में दखल नहीं देता, क्योंकि ये सेंटर का प्रेरोगेटिव है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीड्स इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नीड्स एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म्स। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जहां दोनों साथ मिलकर कोऑपरेट करके काम करें। एग्जाम्पल बॉडी है नीति आयोग, राइट, या और जीएसटी काउंसिल वगैरह वगैरह। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जहां एक दूसरे से कॉम्पीट करे, तो कॉम्पीट करेगा तो एडजुडिकेशन कई बार कोर्ट भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। और वाटर तो लिमिटेड है, तो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स जो हैं वहां पर फेडरलिज्म कोऑपरेटिव नहीं रहता, कॉम्पिटिटिव हो जाता है, इसलिए कोर्ट जाना पड़ता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। आर्टिकल 282 इज फेडरल बिकॉज इट प्रिवेंट्स द यूनियन फ्रॉम ग्रांटिंग फंड्स। आर्टिकल 282 क्या कहता है? तो आर्टिकल 282 कहता है कि स्टेट को, यूनियन को पावर देता है कि स्टेट्स को फंड ग्रांट करे। तो क्या ये फेडरल है? जी नहीं, ये तो उल्टा हो गया ना। ये तो नॉट प्रिवेंट्स, ये तो प्रोवाइड्स। ये तो पावर देता है यूनियन को कि आप दे सकें। जीएसटी काउंसिल इज फेडरल बिकॉज इट इंक्रीजेस बार्गेनिंग विदाउट रिड्यूसिंग कॉम्पिटेंस। ये बात सही है, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जीएसटी काउंसिल जो है उसमें स्टेट के भी मेंबर्स होते हैं, तो ये बार्गेनिंग पावर बढ़ाती है और कॉम्पिटेंस भी कम नहीं करती है। जीएसटी काउंसिल के बारे में हम और जान लेते हैं। जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर मेंबर होते हैं। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4 बी, राइट। दोस्तों मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखें। हर वर्ड जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस कैरी करता है, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे, राइट। आगे चलते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। द यूनियन स्टेट बैलेंस शिफ्ट्स व्हेन वन टायर परफॉर्म्स अनदर टायर्स फंक्शन, नॉट व्हेन इट फंड्स देम। बहुत डीप सवाल है, ध्यान से देखना है। यूनियन और स्टेट का बैलेंस शिफ्ट होता है जहां पर एक टायर दूसरे का काम करने लगता है, तब शिफ्ट होता है। और जब फंड देता है तब शिफ्ट नहीं होता। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है, राइट। क्योंकि अगर दूसरे का काम करने लगेगा वो तो ओवर रीच हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया। पैसा देने से नहीं है, क्योंकि काम तो अभी भी उसी को करना है, पावर अभी भी उसके पास है। पैसा ग्रांट भी हो सकता है, सॉफ्ट लोन भी हो सकता है। फंडिंग विदाउट फंक्शन ट्रांसफर इज मोर फेडरल देन फंक्शन ट्रांसफर विदाउट फंडिंग। देखिए ट्विस्ट ऑफ वर्ड्स है। पैसा देना बिना काम ट्रांसफर किए हुए, ये ज्यादा फेडरल है। एग्जाम्पल समझते हैं, यूनियन स्टेट को पैसा दे रहा है, काम अभी भी स्टेट को ही करना है, दिस इज मोर फेडरल कंपेयर टू ट्रांसफर तो कर दिया स्टेट पे काम, लेकिन पैसा तो दिया नहीं। जैसे अभी मनरेगा से बदल के वीबी जी राम जी कर दिया, तो ये उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। पहले क्या होता था? फंडिंग यूनियन देता था, करना स्टेट को होता था। अब ऐसे चेंजेस हो गए हैं
कि फंडिंग तो मिलेगी नहीं लेकिन करना स्टेट का होगा, यानी फंक्शन तो ट्रांसफर हो गया। तो क्या ये ज्यादा फेडरल है? बिल्कुल सही। फंक्शन ट्रांसफर ऑलवेज रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ऑफ कोर्स नॉट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है कि किया जा सकता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। देयर आर मेनी अदर डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल मेनी कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स। सबसे सिंपल इसका एग्जाम्पल है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी यूनियन का पैसा ज्यादा है, 50% है, तो वो बताएंगे इसको कैसे चलाना है। फंक्शन ट्रांसफर हो गया, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। फेडरलिज्म इज टेस्टेड मोर इन एग्जीक्यूशन देन एन्यूमरेशन। सिंपल सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है कि प्रैक्टिकल में होने वाली चीजों का ज्यादा महत्व है लिखी हुई फिलॉसफी से। हैंस 1, 2 एंड 4। आगे चलते हैं। फेडरल चैम्बर्स रिफ्लेक्ट रिप्रेजेंटेशन नॉट सॉवरेनिटी। फेडरल चैम्बर्स का मतलब क्या हुआ? जो मल्टीपल लेवल्स के चैम्बर्स हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन रेफर करते हैं, सॉवरेनिटी नहीं। बिल्कुल सही बात है। सॉवरेनिटी का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फेडरल चैम्बर्स तो 1935 के एक्ट में भी बने थे। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुत्व, यानी किसी बाहर से हम डिपेंडेंट नहीं है। तो जरूरी नहीं है जो फेडरल है वो बाहर से डिपेंडेंट ना हो। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज फेडरल डिजाइन प्रायोरिटाइजेस कॉन्टिन्यूटी ओवर कंसेंट इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का डिजाइन कॉन्टिन्यूटी को प्रायोरिटाइज करता है कंसेंट के मुकाबले। थोड़ा सा ट्विस्टेड स्टेटमेंट है, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है अगर हमें नहीं आता तो। पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स इवन इफ स्टेट्स रिक्वेस्ट। अगर स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट तब भी नहीं लेजिस्लेट कर सकती। तो जी नहीं, ये बात गलत है। आर्टिकल 252 साफ साफ कहता है कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड इफ टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट if two or more states request for it। एग्जाम्पल इसका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कोर्ट्स ट्रीट फेडरलिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो अब देखते हैं, हमें पता है कि 1 और 4 करेक्ट है। दोस्तों हम एलिमिनेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। 1 एंड 4 करेक्ट है, तो 3 एलिमिनेट हो गया, सॉरी बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, ए है या डी है। अब 1 एंड 4 तो इसमें है, लेकिन हमें मालूम है कि 3 नहीं है, इसलिए ऑल करेक्ट भी कट गया। तो हम अब 2 को भी इनकरेक्ट मानेंगे बिकॉज ऑफ गिवन ऑप्शंस, हेंस 1 एंड 4 इज करेक्ट। तो कई बार जो क्लोज ऑप्शंस होते हैं उनको हमें ऐसे एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट पे आइए। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 282 आर पॉलिटिकल नॉट स्ट्रक्चरल, यानी 282 के तहत, आर्टिकल के तहत जो ग्रांट्स हैं वो पॉलिटिकल इन नेचर हैं, कोई इनका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, जिसको चाहे उसको दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप देखेंगे जो पॉल बाउंड स्टेट्स होते हैं उनको कई बार ज्यादा पैसा मिलता है। स्ट्रक्चरल फेडरल ट्रांसफर्स आर फॉर्मूला बेस्ड नॉट डिस्क्रिशन बेस्ड। यस, स्ट्रक्चरल का यही तो मतलब है कि वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ऐसे नहीं कि जिसके मन में आया कर दिया, राइट। तो क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात भी सही है। और ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 254 ऐसा कहता है। प्रेसिडेंट्स एसेंट क्रिएट सुप्रीमेसी नॉट ओवरराइड। अब यहाँ सुप्रीमेसी ओवरराइड का मतलब क्या है? तो ये एप्लीकेबल है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ वर्सेस यूनियन लॉ इन अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। तो अगर प्रेसिडेंट स्टेट लॉ को असेंट दे देते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो ओवरराइड तो कर जाएगा, लेकिन सुप्रीम नहीं कहलाएगा। सुप्रीम अभी भी सेंटर का ही होगा, क्योंकि सेंटर फिर से चाहे तो स्टेट को ओवरराइड कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओवरराइड इज स्ट्रॉन्गर देन सुप्रीमेसी इन फेडरल लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स। बिल्कुल भी नहीं, हमेशा सुप्रीमेसी सुप्रीम होगी, राइट। तो 1 एंड 2 आर द ऑप्शंस। फिर से इसको समझते हैं। अगर एक कॉन्करेंट लिस्ट का लॉ है, उसको सेंटर ने भी बनाया और स्टेट ने भी बनाया, सेंटर ने भी बनाया और स्टेट ने भी बनाया, और स्टेट के पास अगर प्रेसिडेंशियल एसेंट है, तो उस स्टेट में स्टेट का लॉ ओवरराइड कर जाएगा सेंटर के लॉ को। लेकिन फिर अगर सेंटर चाहे तो एक नियम बना करके सप्रेस कर सकते स्टेट के लॉ को। ऐसा सिर्फ कब होगा? कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में होगा। इसलिए सुप्रीम तो सेंटर ही रहेगा,
पर प्रेसिडेंशियल लॉ असेंट के केस में ओवरराइड कर सकता है। आइए आगे चलते हैं। और आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा देखने में, याद रखना है जो क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा लगता है वो सॉल्व करने में अक्सर उतना ही इजी होता है। आइए चलते हैं। Consider the following statements. Federal Reform Commission in India have primarily recommended procedural safeguards rather than structural replacement of constitutional articles. यानी जो रिफॉर्म कमीशंस थे उन्होंने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को सिर्फ बदल के कुछ नहीं होगा, हमें प्रोसीजर वाले सेफगार्ड लगाने पड़ेंगे ताकि प्रोसीजर ठीक फॉलो हो। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। द सरकारिया कमीशन एम्फसाइज्ड स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ गवर्नर एज ए न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक। बिल्कुल सही बात है, ताकि गवर्नर जो है वो बिहेव करे नॉन पार्टीजन मैनर में। इसलिए एक कन्वेंशन भी चलता है कि गवर्नर उस सेम स्टेट का नहीं होगा जिसका वो गवर्नर है। हालांकि ये कन्वेंशन है, पहले ब्रेक हो चुका है। द पंची कमीशन argued for making governors discretionary power non-reviewable by courts. Absolutely not. डिस्क्रिशनरी पावर नॉन रिव्यूएबल बनाने के लिए ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी, और अभी भी वो नॉन रिव्यूएबल नहीं है, कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के लीडर थे। ट्रीटेड ट्रस्ट बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस एज एसेंशियल फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बिल्कुल सही बात है, ट्रस्ट बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस की बहुत महत्वता बताई। तो 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए आप एक तरह से ना, अगर आपके पास एक बेसिक पॉलिटिक अंडरस्टैंडिंग है स्टेट की, सेंटर की, यूनियन की, तो आप ये चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट हैवी क्वेश्चंस नहीं है ये, और ऐसे ही क्वेश्चंस दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट इजी टू स्कोर होते हैं अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार इन वीडियोस को देखें ताकि आपके मन में पूरी क्लैरिटी आ जाए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the statements. The Panchi Commission viewed excessive use of Article 356 as a threat to federal balance. 356 का मतलब President rule. यानी excessive use of 356 article is a threat to federal balance. Of course, yes, क्योंकि इसका misuse होता है। अगर सेंटर में कोई नई पॉपुलर गवर्नमेंट आती है तो वो हटाने की कोशिश करती है, ऐसा कई बार हुआ है। The second ARC recommended activating Article 263 more effectively for interstate coordination. क्या ऐसा कहा उन्होंने? आर्टिकल 263 किस बात के लिए है? तो ये है इंटर स्टेट काउंसिल के लिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ऐसा कहा उस कमेटी ने कि इंटर स्टेट काउंसिल को बूस्ट करने की जरूरत है। सरकारिया कमीशन प्रपोज्ड अबॉलिशिंग द कॉन्करेंट लिस्ट टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। एब्सोल्युटली नॉट। कॉन्करेंट लिस्ट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो एक तरह से गुड कॉन्फ्लिक्ट है, तो स्ट्रेस टेस्टिंग है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट को ही हटा दिया तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तो और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। द फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स आर फार्मूला बेस्ड मेकिंग देम लेस प्रॉन टू पॉलिटिकल बार्गेनिंग। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि फार्मूला बेस्ड है फाइनल कमीशन का ट्रांसफर। यस, जी हाँ, फार्मूला बेस्ड है, राइट। और उस फार्मूले में वेटेज दी जाती है, किस चीज की कितनी वेटेज है। तो क्या वो अभी भी प्रॉन है पॉलिटिकल बार्गेनिंग के? यस, प्रॉन तो अभी भी है लेकिन लेस है क्योंकि फार्मूला है और फार्मूले में फिक्स वेटेज है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 एंड 4 डी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज स्ट्रेंथेंड बाय फेडरल रिफॉर्म कमीशंस। ये यानी फेडरल रिफॉर्म कमीशंस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस, कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नर शुड एक्ट एज अ ब्रिज नॉट अ टायर ऑफ पावर। बिल्कुल, गवर्नर के पास कोई पावर तो होनी नहीं चाहिए। गवर्नर तो किस पे काम करता है? इन एंड एडवाइस ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स नीड पॉलिटिकल फॉरम्स बिफोर जुडिशियल फॉरम्स। सिंपल सी बात है, भाई जुडिशरी में जाएंगे तो दोनों पार्टी का कोई नुकसान तो नहीं है, कई बार डिले भी हो जाते हैं, जुडिशरी भी ओवरबर्डन हो जाती है, तो उनको पॉलिटिकल फॉरम्स की जरूरत है बिफोर जुडिशियल फॉरम्स, राइट। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 131 जुरिसडिक्शन शुड इंक्लूड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आर्टिकल 131 क्या है? तो ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या पीआईएल इसमें आएगा? जी नहीं, पीआईएल तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है ना, पीआईएल तो हाईकोर्ट भी ले लेता है, इसमें नहीं आएगा।
आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल शुड बी कंस्ट्रेन्ड बाय जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में नहीं आना चाहिए या आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल कंस्ट्रेन होना चाहिए, ऐसा होता भी है। उत्तराखंड वाला एग्जाम्पल तो बहुत पॉपुलर है। हैंस 1, 2 एंड 4। तो देखिए क्वेश्चन जरूर पॉलिटी के हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में न्यूज़पेपर और आपका करंट अफेयर्स, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाने में, या फिर साथ में इसके कॉमन सेंस जो है वो आपका सबसे बड़ा साथी है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फेवर्ड इंस्टीट्यूशनल डायलॉग टू रिड्यूस फ्रिक्शन विदाउट रिमूविंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी रूल्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी तो रहेगी ही, लेकिन साथ में क्या होगा कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग एस्टैब्लिश होगा। एग्जाम्पल अभी जैसे नीति आयोग है, तो ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा रिकमेंड किया गया था। सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड ग्रेटर यूज ऑफ ऑल इंडिया सर्विस टू डीपन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये तो बात ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑल इंडिया सर्विस तो स्टेट ऑटोनॉमी को एनक्रोच करती है, इसलिए तो बिल्कुल नहीं होगा। राइट? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी सर्विसेज, यानी जो एग्जाम आप यूपीएससी देंगे सिविल सर्विसेज, उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कमेंट करके बताएं दोस्तों कौन कौन सी सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। पंची रिकमेंडेड, पंची मतलब पंची कमीशन रिकमेंडेड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी इन गवर्नेंस फॉर बेटर स्टेट एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस। यानी पंची कमीशन ने कहा कि सब्सिडारिटी प्रिंसिपल को फॉलो करिए एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस में, स्टेट एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस में। अब प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी क्या है? तो वो कहती है कि मैटर शुड बी हैंडल्ड बाय स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट और लीस्ट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। यानी जो अथॉरिटी सबसे छोटी हो, सबसे लो लेवल पे हो और सबसे कम सेंट्रलाइज्ड हो, लेकिन अप्रोप्रिएट उस केस को डील करने के लिए उसे ही डील करना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी। एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया पंचायत इलेक्शंस में, या रोल तो हमारी कॉमन है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चला गया, उसको अथॉरिटी स्टेट के पास पहले जाना चाहिए। राइट? यानी अगर मेरे गली की सड़क नहीं बन रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास चला गया, पहले एक सिस्टम है अप्रोच करने का, वो अप्रोच करें। तो पंछी ने ये रिकमेंड किया था। जी हाँ, ये करने से तो सिस्टम स्वचालित चलेगा, तो ये रिकमेंड किया था, अच्छा चलेगा। सेकंड, एआरसी लिंक्ड फेडरलिज्म क्वालिटी विद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर स्टेट कैपेबल होते जाएंगे, स्टेट की बार्गेनिंग पावर में राइज होता जाएगा, ऑटोमेटिकली फेडरलिज्म इंप्रूव करता जाएगा, क्योंकि स्टेट की फाइनेंशियल डिपेंडेंस सेंटर पे कम हो जाएगी। Hence 1, 3 and 4 is the correct options, right? आइए आगे चलते हैं। Which of the following is correct inference about Indian Federal Reform Commissions? Indian Federal Reform Commissions में हमें क्या पता चला? They supported judicial review as federal safeguard. Very very crucial. Yes, जुडिशियल रिव्यू का हर किसी ने सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? ताकि सेफगार्ड बना रहे। दे सपोर्टेड नेगोशिएशंस फोरम एट फर्स्ट रिजॉर्ट। एट फर्स्ट रिजॉर्ट में नेगोशिएशन फोरम को सपोर्ट किया गया। ये बात सही है? तो जी नहीं, ये बात सही नहीं है। फर्स्ट फोरम को नेगोशिएशन के लिए नहीं कहा गया। फर्स्ट फोरम तो डिस्कशन वाले फोरम्स हैं। दे ट्रीटेड फेडरलिज्म एज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। वो इसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कॉपी करता है। दे सपोर्टेड स्ट्रेंथनिंग द गवर्नर्स ऑफिस नॉट इम्यूनाइजिंग इट। उन्होंने कहा कि गवर्नर ऑफिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इम्यूनाइज नहीं करना चाहिए। इम्यूनाइज का मतलब बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, तो बिल्कुल सही बात है। दे सपोर्टेड नेगोशिएशन फॉर्मेट फर्स्ट रिजॉर्ट। यस, ये बात भी सही है। यानी ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट? आगे चलते हैं।
ये सेशन रीजनिंग स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट सेज द सरकारिया कमीशन व्यूड द गवर्नर्स ऑफिस एज अ की कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज बिकॉज बायस डिस्क्रिशन एट द एग्जीक्यूशन स्टेज प्रोड्यूसेस फेडरल फ्रिक्शन। यस, अगर बायस्ड, देखिए आपको ये स्टेटमेंट बड़ा ट्रिकी लगेगा पर आप साफ साफ समझेंगे तो गवर्नर ऑफिस का, गवर्नर यानी गवर्नर द्वारा डिस्क्रिशनरी जो अगर बायस्ड हो जाएगा तो फ्रिक्शन को प्रमोट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। गवर्नर अगर अपने मन से डिसीजन लेगा और वो फेयर प्ले नहीं होगा तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन बढ़ेगा। द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, अब जैसे हमें पता चल गया ए इज करेक्ट, तो ए इनकरेक्ट वाले ऑप्शन तो हम हटा देते हैं, तो ऑप्शन डी तो अब नहीं हो सकता। आप रीजनिंग पे चलते हैं स्टेटमेंट पे। द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर आर इनहेरेंटली एंटी फेडरल and must be constitutionally removed for India to function as a true federation। तो वो इनहेरेंटली एंटी फेडरल है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूव कर देना चाहिए फेडरेशन चलने के लिए। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इनहेरेंटली एंटी फेडरल नहीं है, उनका मिसयूज जो है वो एंटी फेडरल हो जाता है, राइट। हेंस आर इज इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन कट गया। तो क्या इसका रीजन ये है? तो जी नहीं, जब करेक्ट नहीं है तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें फीडबैक दें, आपको कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा, कुछ सुधार की ज़रूरत है, वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक